हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिंक चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस के इस कॉन्सेप्ट वीडियो में आज हम वैलेंसी के टॉपिक को समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, उससे किस तरीके से आयंस की फॉर्मेशन होती है। बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे और कॉपर और आयरन जैसे जो एग्जांपल्स हैं उन्हें डिटेल में समझेंगे कि ये एलिमेंट्स किस तरीके से वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। और फिर अंत में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा लर्नर्स लेन पर केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, कंप्यूटर की भी एक सीरीज है। तो यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो एक बार आप उन्हें भी जरूर देखें, क्योंकि वे वीडियोस भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, जो अदर वीडियोस हैं उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अब हम शुरू करते हैं। Electrons exist in orbits around an atomic nucleus. The higher the orbit number, the greater the distance of the electrons from the nucleus. तो जैसा हमने अभी तक एटॉमिक मॉडल में समझ लिया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे एटम में नाभिक के चारों ओर जो ऑर्बिट प्रेजेंट है, जिन्हें हमने एनर्जी शेल भी कहा था, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वे नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक से जैसे जैसे इन ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसकी दूरी भी नाभिक से इंक्रीज होती जाती है। एटम्स ट्राई टू अचीव अ स्टेबल स्टेट सिमिलर टू दैट ऑफ द नोबल गैसेस और द इनर्ट एलिमेंट्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट बाय एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जो एटम्स होते हैं वो नोबल गैस या निष्क्रिय तत्वों के समान एक स्थिर अवस्था को प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो जो नोबल गैसेस होती हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन है, यहाँ पे इन जो नोबल गैसेस है उनका नाम लिखा हुआ है, उनका एटॉमिक नंबर है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखते हैं इसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हम इतना समझते हैं कि इनका जो ये है ये निष्क्रिय तत्व होते हैं, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस तरीके का होता है कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ये अपनी स्टेबल स्टेट में होते हैं। तो पहला है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसके पास शेल भी एक ही होता है जिसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन 1s2 शेल में आ जाते हैं। तो ये अपनी स्टेबल स्टेट में होता है। इसके बाद के जो नोबल गैसेस हैं, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, इन सब के जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये भी क्या होते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, मतलब इनके भाइटम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये भी अपनी स्टेबल स्टेट में है, इसलिए ये क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, मतलब ये जनरली किसी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट सो एज टू हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो हमने अभी समझा कि जो एलिमेंट होते हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ताकि वो जो नोबल गैसेज है उनकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। तो जो वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो इस तरीके की एक तत्व की संयोजन करने की क्षमता ही होती है। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर शेल। किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी है, संयोजकता है, वो इस बात से संबंधित होती है कि जो उसका आउटर शेल है यानी जो बाह्यतम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्योंकि जो बाह्यतम कोश होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वहीं से इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जा सकता है और वहां पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा सकता है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द outermost shell of the atom of an element are called valence electron. The outermost shell is called the valence shell. और जो ये बाह्यतम शेल होता है इसे ही हम वैलेंस शेल कहते हैं, और इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये एक न्यूक्लियस है, इसके पास के जो यहाँ पे ऑर्बिट है, शेल प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम इनर शेल कहेंगे, और जो सबसे बाहर वाला शेल होगा उसे हम आउटर शेल या बाह्यतम कोश कहेंगे। यहाँ पे ये सेंटर है, नैबिक है, और यहाँ से ये क्या ऑर्बिट के नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4। इस तरीके से जो नाभिक है वहां से क्या ऑर्बिट का नंबर इंक्रीज होता जाता है। और जो यहाँ पे यदि इसके लिए हम देखें तो जो
एन शेल है यानी फोर्थ वाला जो शेल है ये इसका क्या होगा, बाह्यतम शेल होगा। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लेते हैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं। तो जो इसका ये न्यूक्लियस है, इसके बाद जो इसका सबसे पहला वाला शेल है इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। उसके बाद जो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन है वो इसके नेक्स्ट वाले शेल में आएंगे जो कि इसका सेकंड शेल होगा। तो जो इसका अब ये सेकंड शेल, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये इसका बाह्यतम कोश होगा जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरीके से हम यदि नियोन का एग्जांपल देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो ये नियोन का न्यूक्लियस है, जिसके बाद जो सबसे पहले वाला शेल है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे तो जो बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन है वो इसके सेकंड शेल में जाएंगे। तो जो अब इसका सेकंड शेल है वो इसका बाह्यतम शेल होगा जिसे हम वैलेंस शेल कहेंगे, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन जो नियोन होता है वो क्या है, अपनी स्टेबल स्टेट में होता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, यहाँ पे 0 होती है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या 2 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करने पड़ेंगे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा। तो लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना उसके कंपैरिजन में आसान होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है वो होती है 2। नेक्स्ट अब हम वैलेंसी संयोजकता के बारे में समझेंगे। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम ऑफ द एलिमेंट यूजेस टू कंबाइन विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो जो किसी भी तत्व की संयोजकता होती है, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी होती है, वो इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है जो एक तत्व का परमाणु अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ संयोजन करने के लिए उपयोग करता है। मतलब जब दो परमाणु आपस में संयोजन करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन यूज आता है उसी से हमें उसकी वैलेंसी का पता चलता है। Therefore, it is the combining power or capacity of an atom of a single element to react and combine with particular numbers of atom of another element. इसलिए जो ये एक तत्व के परमाणु की दूसरे तत्व के परमाणु की विशेष संख्या के साथ प्रतिक्रिया करने और संयोजन करने की शक्ति या क्षमता है। इसे आप इस एग्जाम्पल से समझिए। जैसे सोडियम जो मेटल था उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसलिए ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। दूसरी तरफ जो क्लोरीन एटम था इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है। तो जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में बॉन्डिंग होती है तो उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन यूज आता है, इसलिए सोडियम की भी वैलेंसी क्या है 1 है और क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या होती है 1 होती है। इसे इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जो फ्लोरीन होता है उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और होती है ताकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सके। इसी तरीके से जो लिथियम होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। यदि ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसके पास केवल के शेल बचेगा, और के शेल जो कि पहला शेल होता है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो जब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन को इसको लूज कर देगा तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इससे भी इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे इनकी भी वैलेंसी क्या होती है 1 ही होती है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ऑक्सीजन का समझते हैं। तो जो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब इसे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा। तो अब ये जिसके साथ भी कंबाइन होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज होगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी होती है 2। चूंकि अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसलिए इस पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज आता है। और इसके साथ जैसे कार्बन है, कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये यदि इसको 8 पूरा करना चाहे तो ये भी क्या 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, तो इसलिए इसकी क्या वैलेंसी होती है 4 होती है। The number of electrons gained, lost or shared by the atom of an element so as to complete its octet or duplet in case of element having only k shell is called the valency of the element. किसी तत्व के परमाणु द्वारा अपने अष्टक या केवल के कोश प्रेजेंट है तो उसके लिए उसमें हम देखेंगे डुप्लेट का केस को पूरा करने के लिए प्राप्त करना मतलब गेन करना, लूज कर देना या फिर शेयर करना। तो जो इन चीजों के लिए जो इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं उसी की संख्या को हम उसकी संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं।
तो जैसे यहाँ पे लिथियम वाला एग्जांपल था, इसमें केवल के शेल बचा था। तो जब के शेल वाला केस होगा कि उसके पास सिर्फ के शेल है, तो उसमें हम देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसके अलावा जो अदर है उसमें हम ऑक्टेट रूल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के लिए देखा कि यदि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन है जो ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, फिर 2 हो जाती है। इस टेबल में कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं, उनका सिंबल बताया गया है, एटॉमिक नंबर बताया गया है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताया गया है, और फिर किस तरीके से शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में बताया गया, और फिर वैलेंसी के बारे में बताया गया है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बोरोन। बोरोन का सिंबल होता है बी, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसमें 5 ही प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे और 5 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहला शेल जो कि के शेल होता है, जिसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। फिर जो बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे शेल में जाएंगे। अब जो एल शेल है वो इसका क्या होगा, भाइतम कोच होगा, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होंगे, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। तो उसके पास एक ही शेल बचेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उससे भी क्या इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा आसान होता है, इसलिए इसकी वैलेंसी होती है 3। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसमें 11 ही प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहला शेल के शेल, जिसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। सेकंड शेल एल शेल है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे शेल यानी एम शेल में जाएगा। तो अब यहाँ पे भी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जरूरी है कि या तो ये एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या फिर एम शेल से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। क्योंकि जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसका भाइतम शेल हो जाएगा एल शेल, जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा आसान होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप अन्य एलिमेंट्स की वैलेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने समझा कि जो एटम्स होते हैं वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या फिर उनका त्याग करते हैं। तो जब वे ऐसा करते हैं तो क्या आयंस की फॉर्मेशन होती है। ए न्यूट्रल एटम बिकम्स एन आयन आइदर बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन कैटायन और बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन एनायन। तो जो कोई न्यूट्रल एटम होता है, उदासीन एटम होता है, जब तक वो अपनी न्यूट्रल स्टेट में होता है तो उसमें जो प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वो बराबर होता है। लेकिन यदि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, अपने में से निकाल दे, तो कैटायन बनता है, और यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो एनायन बनता है। और कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन इसलिए होती है ताकि जो एटम है वो स्टेबिलिटी को गेन कर सके, जिसमें वो अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन करता है। आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स। जो आयंस होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। दे हैव अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें तो समान संख्या में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो आयंस होते हैं उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो एनायन है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो कोई भी न्यूट्रल एटम है, यदि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो वो कैटायन की फॉर्मेशन करेगा, और यदि उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो वो एनायन की फॉर्मेशन करेगा। यदि कोई एटम अपनी न्यूट्रल स्टेट में है तो उसमें प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर समान होगा। जैसे यहाँ पे 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, एटम अपनी न्यूट्रल स्टेट में होगा। लेकिन यदि जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो प्रोटॉन के कंपेरिजन में ज्यादा हो तो उस एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है, और यदि प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज्यादा हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। फ्रेंड्स, अब हमने समझ लिया है कि वैलेंसी क्या होती है और किस तरीके से आयन फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, जैसे जो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ये इनकी वैलेंसी 1 ही होती है। इनके सामने इनका सिंबल लिखा हुआ है। कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनकी वैलेंसी भी 1 होती है। और कुछ पॉली एटॉमिक आयन जैसे अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, इनकी वैलेंसी भी 1 होती है।
इसी तरीके से जो इनकी वैलेंसी 2 होती है, ये उनके एग्जाम्पल्स हैं, और वैलेंसी 3 के एग्जाम्पल्स ये नीचे लिखे हुए हैं। जैसे फॉस्फेट है, इसका सिंबल होता है PO4-3। तो यहाँ पे जो -3 नेट चार्ज है वो इस पूरे PO4 पर होता है। तो यहाँ पे -3 चार्ज है, ये इसकी क्या है, वैलेंसी है। जैसे एल्यूमिनियम है, इसका सिंबल होता है Al+3, इसकी वैलेंसी है 3। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे पोटेशियम है, इसकी वैलेंसी होती है 1 और सिंबल होता है K+। इसी तरीके से क्लोराइड है, इसकी वैलेंसी भी होती है क्या, 1 और सिंबल होता है Cl-। फ्रेंड्स, जैसे आप इस वाली टेबल को बार बार देखेंगे और जब हम यूज भी करेंगे आगे, तो ये हमें ऑटोमेटिकली आसानी से याद होने लगेंगे। नेक्स्ट है एलिमेंट्स विद वेरिएबल वैलेंसी। तो अभी तक हमने सिंपल उन एलिमेंट्स के बारे में समझा है जो केवल एक तरह की वैलेंसी को शो करते हैं। जैसे सोडियम है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पे +1 चार्ज आता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पे +2 चार्ज आता है। इसके अलावा जो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो इन पे -1 चार्ज आता है। लेकिन अब हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। सर्टेन एलिमेंट्स हैव मोर देन वन वैलेंसी। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनकी एक से ज्यादा वैलेंसी होती है। इसी टर्म को नाम दिया गया है वेरिएबल वैलेंसी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आयरन, इसका सिंबल होता है Fe। तो जो आयरन होता है ये +2 और +3 ये वैलेंसी शो करता है। कॉपर है, इस पे इसकी भी दो वैलेंसी होती है, 1 एंड 2। इसके अलावा फॉस्फोरस है, इसकी भी वैलेंसी होती है 3 एंड 5। एंड नाइट्रोजन है, ये भी 3 भी वैलेंसी शो करता है और 5 भी वैलेंसी शो करता है। तो ये 4 कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो आयरन है वो कौन कौन सी वैलेंसी को शो करता है, या कॉपर, फास्फोरस, नाइट्रोजन किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं। इसका हम जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे कॉपर है, ये 1 और 2 वैलेंसी को शो करता है। तो कॉपर जब भी ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो ये दो तरीके के प्रोडक्ट बना सकता है। एक तो ये बना सकता है क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Cu2O, और दूसरा ये बना सकता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuO। तो जो ये Cu2O है, क्यूप्रस ऑक्साइड है, तो यहाँ पे जो कॉपर है इसकी वैलेंसी होती है 1, जबकि यहाँ पे जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है CuO, इसमें यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी होती है +2। देखिए जैसे यहाँ पे Cu2O है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की तो होता है कितना चार्ज, -2 चार्ज होता है, और एक ऑक्सीजन से दो कॉपर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो -2 का चार्ज है इसे बैलेंस करने के लिए जो कॉपर है उस पे भी क्या +2 का चार्ज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो कॉपर है तो दोनों कॉपर पे +1 चार्ज होगा, तो इसलिए ये जो पूरा प्रोडक्ट बना है, ये पूरा कंपाउंड है, ये न्यूट्रल स्टेट में होगा। इसी तरीके से यहाँ पे जब ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है और ऑक्सीजन से एक ही कॉपर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कॉपर पे क्या +2 चार्ज होगा। कंपाउंड की नेम में यदि लास्ट में OUS लगा हो तो इसका मतलब होता है कि ये उसमें एलिमेंट की लोअर वैलेंसी को शो कर रहा है, और यदि IC इक लगा हो तो इससे पता चलता है कि उसकी हायर वैलेंसी को शो कर रहा है। अब हम इसे एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, जैसे आयरन, कॉपर, लेड, टिन, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, और ये कौन कौन सी वैलेंसी शो करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि आयरन की वैलेंसी 2 है तो ये कहलाता है फेरस, यानी Fe+2 चार्ज इस पे होता है। और यदि इसकी वैलेंसी 3 है तो ये कहलाएगा फेरिक, यानी Fe+3। तो यहाँ पे जो +3 है वो +2 से हायर वैलेंसी है, इसलिए जो यहाँ पे सफिक्स लगा है वो लगा है इक, और जो +2 है वो +3 से कम है तो इसलिए यहाँ पे सफिक्स लगा है OUS, जिसे हम बोले यहाँ पे फेरस। इसी तरीके से कॉपर की दो वैलेंसी है 1 एंड 2। तो यहाँ पे जब Cu+ होता है तो ये कहलाता है क्यूप्रस, और जब Cu+2 होता है तो ये कहलाता है क्यूप्रिक। तो इसी तरीके से यहाँ पे और भी नाम दिए गए हैं। वेरिएबल वैलेंसी वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, तो जब वो अपनी वेरिएबल वैलेंसी के कारण डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उन प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो आपस में डिफरेंट होती है। इसे अब हम एग्जांपल से समझेंगे। सर्टेन एलिमेंट्स कंबाइन विद अदर एटम्स, डोनेटिंग, एक्सेप्टिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट प्रपोर्शंस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। तो अभिक्रिया किस प्रकार की है, रिएक्शन का नेचर क्या है, उस आधार पर कोई भी एलिमेंट है वो अपनी वैलेंसी शो करता है। जैसे जो आयरन है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर फेरस ऑक्साइड भी बना सकता है और फेरिक ऑक्साइड भी बना सकता है।
यहाँ पे फेरस में जो सफिक्स OUS है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आयरन है अपनी लोअर वैलेंसी को शो कर रहा है, यानी इसमें जो फेरस की यानी आयरन की जो वैलेंसी होगी वो होगी +2, जबकि जो फेरिक में सफिक्स IC है, इसका मतलब है ये अपनी जो हायर वैलेंसी है उसे शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो आयरन है उसकी वैलेंसी होगी +3। तो हमारे पास यहाँ पे जो आयरन है उसने दो तरीके के प्रोडक्ट बनाए, एक बनाया फेरस ऑक्साइड और एक बनाया फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड में जो आयरन है उसकी वैलेंसी है +2 और जो फेरिक ऑक्साइड में आयरन है उसकी वैलेंसी है 3। तो यहाँ पे जो ये दोनों प्रोडक्ट बने हैं, अब इसमें इनकी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। जैसे जो फेरस ऑक्साइड है वो नॉन मैग्नेटिक होता है, जबकि जो फेरिक ऑक्साइड है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। यहाँ पे एक टेबल प्रोवाइड की गई है जिसमें फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स के नाम लिखे गए हैं, फिर वो कौन कौन सी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है ये यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद जो इनकी वैलेंसी होती है उससे इनके ऊपर क्या चार्ज आता है इसके बारे में यहाँ बताया गया है, और फिर इनकी वैलेंसी के आधार पर कौन से कंपाउंड बन सकते हैं यहाँ पर उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे जब जो आयरन होता है +2 इसकी वैलेंसी होती है तो ये FeO भी बना सकता है और FeCl2 भी बना सकता है। मतलब जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा FeO, जिसमें जो आयरन है उसकी वैलेंसी होगी 2। इसी तरीके से जब ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा FeCl2, जिसमें आयरन है जो उसकी वैलेंसी होगी 2। इसी तरीके से यदि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बनाता है Fe2O3, तो यहाँ पे जो आयरन है उसकी वैलेंसी होगी 3। और यदि आयरन क्लोरीन से रिएक्ट करके FeCl3 बनाता है तो यहाँ पे आयरन की जो वैलेंसी होगी वो 3 होगी। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे जब मान लीजिए जो ये मर्क्यूरी है, यदि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Hg2O बनाता है तो यहाँ पे जो मर्क्यूरी की वैलेंसी होगी वो होगी +1। और इसी तरीके से यदि मर्क्यूरी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके HgO बनाता है तो यहाँ पे जो मर्क्यूरी है उसकी वैलेंसी होगी 2। तो इसी तरीके से आप और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि जो ये कुछ एलिमेंट्स है ये वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करते हैं। तो सबसे पहले हम आयरन का एग्जांपल लेते हैं जिसका सिंबल होता है Fe, एटॉमिक नंबर होता है 26। इसका मतलब इसके पास 26 ही प्रोटॉन होंगे और 26 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब हम आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम इसके लिए आउटगो रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन को किस क्रम में भरा जाए उसका डायग्राम दिखाया गया है। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, उसके बाद 2p में जाएगा, फिर 3s में, फिर 3p में, 4s में, फिर 3d में। तो इस तरीके से ये क्रम आगे चलेगा। तो अब हम सबसे पहले जो आयरन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, s में मैक्सिमम है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, तो यहाँ तक जो आयरन 20 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं। अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो 4s के बाद अब इलेक्ट्रॉन जाता है 3d में जिसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब तो हमारे पास अभी 6 ही बचे हैं तो यहाँ पे 3d में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो ये 1 है, मतलब कोई भी यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, इधर यहाँ पे S से पहले 1 लिखा है, इधर P से पहले 2 लिखा है, तो यहाँ पे जो ये नंबर लिखा है ये बताता है इलेक्ट्रॉन शेल को। इसके बाद जो यहाँ पे S, P, D, F है ये सब शेल को बताता है, और जो ये सुपरस्क्रिप्ट में नंबर लिखा रहता है ये उस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है। और जो सबसे बाह्यतम शेल होगी वो यहाँ पे कौन सी है, 4s, क्योंकि सबसे पहला शेल हो गया 1 वाला, फिर सेकंड आ गया, फिर थर्ड आ गया और उसके बाद 4s है। तो यहाँ पे जो 4s है ये आउटर मोस्ट शेल होगी, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो इसके क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमारी यहाँ पे वैलेंस शेल होगी। द सम ऑफ सुपरस्क्रिप्ट्स इक्वल द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन। तो यहाँ पे जो इन सब का सुपरस्क्रिप्ट पे जो नंबर लिखे गए इन सब का टोटल करेंगे तो ये इसके एटॉमिक नंबर के बराबर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आयरन का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। When a cation is formed from an atom of a transition metal, electrons are always removed first from the ns orbital and then from the n-1d orbitals. तो जब भी कैटायन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जब भी हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो सबसे पहले जो बाह्यतम कोश होता है ns ऑर्बिटल होता है उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, और उसके बाद n-1d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो हम यहाँ पे आयरन का एग्जाम्पल ले रखे हैं, तो हम इसके बारे में समझेंगे कि कैसे आयरन 2 और 3 वैलेंसी शो करता है। इसके लिए हमें दो चीज पता हो कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोश से निकलेगा, और इसके अलावा जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड वाले ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं किसी भी अदर कॉन्फ़िगरेशन से।
सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फुल्ली फिल्ड वाला, उसके बाद हाफ फिल्ड वाला, और सबसे कम स्टेबल होता है इन दोनों के अलावा जो कोई भी अदर कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो सबसे पहले जो आयरन है Fe जिसका सिंबल होता है, तो हमने इसको आर्गो रूल के अनुसार हमने इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग लिख ली। तो जैसे जैसे जो न्यूक्लियस से ऑर्बिट की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो यदि हम इसे एनर्जी के क्रम में लिखेंगे तो हम यहाँ पे 3D उसे पहले लिख देंगे, 4s को बाद में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 4s है इसकी एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ये एनर्जी लेवल का ऑर्डर हो गया। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 3D से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में ही भरा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आयरन है जब हमें इतने बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम इसे ऐसे लिखते हैं कि जो आयरन से पहले जो कोई नोबल गैस आती है, आयरन से जस्ट पहले नोबल गैस आती है ऑर्गन, तो वहां तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने ऑर्गन को इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे जो आयरन है यदि हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 4s में से निकलेगा या 3d में से निकलेगा। लेकिन जो इसका भाइटम कोश है वो होगा 4s, तो जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है वो 4s से ही निकलेगा। तो जब भी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसपे क्या आएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। तो जब Fe+2 होगा तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे 4s पे इधर 0 लिख देंगे, क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो Fe से रिमूव हो गए हैं, जिससे इस पे +2 चार्ज आ गया है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जो आयरन है इसकी जो अब आउटर मोस्ट शेल्स है उसमें 4s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उससे पहले जो n-1d ऑर्बिटल है यानी 3d ऑर्बिटल है उसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा Fe+2 तो वो 4s से निकलेगा। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो इस पे क्या +2 चार्ज आ जाएगा। अब उसके बाद 3d6 बचा, तो अब यहाँ पे यदि एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाए तो ये क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन जाएगा। तो इसलिए क्या ये यहाँ पे स्टेबिलिटी को दर्शाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक 2 इलेक्ट्रॉन भाइटम कोश से निकल जाने के बाद भी जो n-1d ऑर्बिटल होता है उससे भी एक इलेक्ट्रॉन यदि रिमूव हो जाए तो इस पे +3 चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट हम कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी को समझते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, यानी इसमें 29 ही प्रोटॉन होते हैं और 29 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले हम आर्गो रूल के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जो आता है हमारे पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2। लेकिन ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी के कारण जो 4s में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट होकर 3d में चला जाता है। क्योंकि डी में यहाँ पे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट होकर आ जाता है जिससे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो अंदर के जो शेल्स होते हैं वो सभी क्या फुल्ली फिल्ड हो जाते हैं, जिससे इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है। एग्जाम में डायरेक्ट कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं और हम इस रूल के अकॉर्डिंग इस तरीके से लिख लेते हैं। जबकि हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे जाएगा तो ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल बन जाएगा। जो पहले अंदर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो फुल्ली फिल्ड हो जाते हैं, तो उनसे उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब यदि 4s से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे 3d में चला जाता है, तो कॉपर पे प्लस चार्ज आता है। लेकिन यहाँ से 4s से जो कि हमारा आउटर मोस्ट शेल है उससे दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो इस पे +2 चार्ज आता है। नेक्स्ट अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, इन CuO कॉपर ऑक्साइड द वैलेंसी ऑफ कॉपर इज ऑप्शन ए +1, ऑप्शन बी +2, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 0। तो यहाँ पे हमें कॉपर ऑक्साइड दिया गया है और इसमें कॉपर की वैलेंसी पूछी गई है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इस पे चार्ज होता है -2, जिसे बैलेंस करने के लिए कॉपर पे कितना चार्ज होगा, +2 होगा। तो यहाँ पे इसकी जो कॉपर की वैलेंसी है वो होगी 2। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वैलेंसी ऑफ सोडियम इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। तो हमने पढ़ा था कि जो सोडियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसलिए उसकी वैलेंसी होती है 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ दीज रेडिकल्स हैव अ वैलेंसी ऑफ 2 एक्सेप्ट ऑप्शन ए SO4, ऑप्शन बी CO3, ऑप्शन सी NH4, ऑप्शन डी SO3। तो हमारे पास यहाँ पे 4 रेडिकल्स दिए गए हैं, जिसमें से 3 की जो वैलेंसी है वो 2 होती है, जबकि चौथे की वैलेंसी 2 नहीं है, हमें वही बताना है। तो ये हमारे पास है SO4, तो इसकी वैलेंसी होती है 2 होती है, इस पे SO4 -2 होता है जिसका नाम क्या होता है, सल्फेट।
इसी तरीके से कार्बोनेट है CO3-2 होता है इसके ऊपर भी चार्ज, इसकी वैलेंसी 2 होती है। जबकि जो NH4 है इसमें +1 होता है तो इसकी वैलेंसी 1 होती है ना कि 2 होती है। तो SO3 सल्फाइड है, इस पे भी -2 चार्ज होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ कार्बन इज ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। तो जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो यहाँ पे जो कार्बन है उसकी वैलेंसी होती है 4, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चार्ज ऑन हाइड्रोक्साइड आयन इज। तो सबसे पहले हमें पता हो हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH। तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कैन बी। नाइट्रोजन की कौन कौन सी वैलेंसी हो सकती है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो सकती है 3 हो सकती है या फिर 5 हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ हाइड्रोजन फॉर्म्स ओनली वन बॉन्ड देन द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक ही बॉन्ड बना रहा है उधर, उसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी होगी 1। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ जिंक इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो जो जिंक होता है वो भी आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो जिंक है उसकी भी वैलेंसी होती है 2। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज ऑप्शन ए +2, ऑप्शन बी +3, ऑप्शन सी +4, ऑप्शन डी -2। तो जो मैग्नीशियम है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए इस पे वैलेंसी होती है +2। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।